अन्नदाता कार्यक्रम सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने वीरेंद्र भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे एक चर्चा से, जिसमें हम करेंगे चर्चा मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के ऊपर, और इसके साथ साथ करवाएंगे मनोरंजन और साथ ही करेंगे खेती बाड़ी से लगदे और दूसरे समसामयिक विषयों के ऊपर चर्चा। पर इन सबसे पहला आओ करें चर्चा मनरेगा के ऊपर, यानी कि जैसा हमने जिक्र कराया मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम माना जाए, अधिनियम 2005 या फिर इसने कह दे NREGA 42, बाद में इसको जो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के रूप में जाना गया, और MGNREGA के नाम बदल दिया गया, और एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य जो है वो काम करने का अधिकार है, यानी कि सबको काम मिलता रहे साल भर, इसके ऊपर जो है जोर दिया गया। और इसका लक्ष्य रखा गया ग्रामीण इलाकों में रोजगार की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की रोजगार प्रदान करने के लिए हर परिवार के लिए एक योजना है, जिनके वयस्क सदस्य जो है अकुशल मैनुअल काम करते हों और वो इस काम करने के योग्य हों, और वो अपने नज़दीक ही गांव में इस तरह के काम करके रोजगार ले सकें। अधिनियम पहली बार जो है 1991 में प्रस्तावित कराया गया था, और उसको बाद में जो है 2006 में इसको संसद में जो है आखिर में स्वीकार कराया गया, और भारत के 625 जिलों में जो है इसको लागू कराया गया। इस पायलट अनुभव के आधार पर NREGA को जो है 1 अप्रैल 2008 से भारत के सभी जिलों में शामिल करने के लिए तैयार कराया गया था, और इस कानून को सरकार के जरिए दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे महत्वाकांक्षी सामाजिक सुरक्षा और सार्वजनिक कार्य का जो है कार्यक्रम कहा गया था। विकास रिपोर्ट 2014 के अनुसार कह दें तो विश्व बैंक ने भी इसको जो है ग्रामीण विकास का तार्किक उदाहरण कहा था। मनरेगा को एक वित्तीय वर्ष में, जैसा हमने जिक्र किया, कि कम से कम 100 दिनों की गारंटीकृत मजदूरी जो है रोजगार प्रदान करके ग्रामीण इलाकों में आजीविका सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू कराया गया था, जिसके लिए हर परिवार के वयस्क सदस्य को जो है अकुशल मैनुअल काम करने के लिए स्वयं सेवक के रूप में जो है निर्धारित किया गया। और मनरेगा का एक उद्देश्य ये भी है कि टिकाऊ संपत्तियों जिस तरह के सड़कों, नहरों, तालाबों, कुओं, जोड़ वगैरह का निर्माण करें, और आवेदक के निवास के जो 5 किलोमीटर के अंदर जो है रोजगार उपलब्ध कराया जाना जरूरी था, कि भी बाहर दूर तक ना जाना पड़े, अपने आसपास ही गांव के निकट ही जो है उसको काम मिले और ज़्यादा दूर तक उसको आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। और न्यूनतम मजदूरी का भुगतान भी करना है, और जो आवेदन करने के 15 दिन के अंदर काम नहीं मिला तो उसको जो है आवेदक को जो है बेरोजगारी भत्ता का हकदार भी माना जाएगा। इस प्रकार से देखा जाए तो मनरेगा के तहत रोजगार एक कानूनी हकदार है। मनरेगा को मुख्य रूप से जो है ग्राम पंचायत के जरिए लागू कराया जाना, ठेकेदारों की भागीदारी प्रतिबंधित है इसमें, और जल संचयन, सूखा राहत, बाढ़ नियंत्रण के लिए आधारभूत संरचना बनाने जैसे श्रम गहन जो कार्य हैं उनको प्राथमिकता ज़्यादातर दी जाए, और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए ग्रामीण संपत्तियों को बनाने के अलावा NREGA पर्यावरण की रक्षा, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने, ग्रामीण शहरी प्रवास को कम करने और सामाजिक इक्विटी को बढ़ावा देने में जो है मदद करे है। तो इस तरह से जो देखा जा कि भी मनरेगा में जैसा देखा गया कि भी 100 दिनों की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करके ग्रामीण इलाकों में आजीविका सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो है इस उद्देश्य से मुख्य रूप से इसको शुरू कराया गया था। और वही बात आ जाए है कि कहाँ पर किस तरह से जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इससे जुड़ कर रोजगार ले सकें और उससे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। तो हर ग्रामीण इलाके में जहाँ भी नज़दीकी जो भी उनका क्षेत्र पड़ा है वहाँ पर नज़दीकी अधिकारियों से संपर्क करके जो लोग हैं जो काम करना चाह रहे हैं और बेरोजगारी में देख रहे हैं तो उनको जो है रोज़गार मिल सका है, इस तरह से परेशान होने की उनको आवश्यकता नहीं पड़ती। तो समय समय पर देखा जाए कि बहुत सी योजनाएं भी ग्रामीण इलाकों में चलती रहे हैं और काम आए हैं, जिसके अंतर्गत ये देखा जाए है कि किस तरह से उनको जो है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा काम मिल सका है। और उसमें एक तरह से इस योजना के अंदर ये माना जाए है कि मनरेगा का एक जॉब कार्ड जैसा है
कि जो उनको जब एक बार आपने रजिस्टर कर दिया तो उनको जैसे भी जहाँ भी कोई काम होगा उसी तरह से आसपास के इलाकों में उनको काम मिलने की जो है 100 दिन तक ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ उनको काम दिया जाएगा। और देश के गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए जो देखा जा रहा है तो उसमें ये बहुत ही ज़्यादा अपना अहम योगदान दे है। और इस तरह से इस योजना के जरिए ग्रामीण इलाकों के लोगों को रोजगार प्रदान कराया जा है, जिससे उनको गांव से दूर रोजगार के लिए जाना न पड़े। और देश के सभी राज्यों में जो है संचालित ग्राम पंचायत स्तर पर यह योजना लोगों को बहुत ही सहायता प्रदान कर रही है। और मनरेगा योजना के जरिए जो है देश के करोड़ों नागरिकों को लाभ मिल चुका है और लग रहे हैं लोग इससे जुड़ रहे हैं। और इसी तरह से जो है इससे जुड़ कर, इस तरह की योजनाओं से जुड़ कर जो है जो इसके काम करने के तौर तरीके हैं उनको जान सके हैं और उससे जो है काम ले सके हैं। क्योंकि मनरेगा योजना विश्व की एकमात्र ऐसी योजना है जो नागरिकों को 100 दिन के रोजगार की गारंटी दे है। और देश के गरीब बेरोजगार परिवारों को आजीविका के लिए इस योजना का जो है शुभारंभ कराया गया था। और इसी तरह से इस योजना के माध्यम से कमज़ोर आय वर्ग के लोगों को उनके ग्राम पंचायत में ही रोजगार उपलब्ध कराया जा है, जिससे उनको पलायन करने की भी काफ़ी हद तक जो है रोका जा सके है। इस योजना के तहत व्यक्ति को रोजगार प्राप्त करने के लिए जो है सबसे पहले अपना पंजीयन कराना पड़ेगा, यानी पंजीकृत कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ा है। और पंजीकरण के बाद जो है मनरेगा जॉब कार्ड दिया जा है और उसके धारक को जो है फिर 100 दिन का रोजगार प्राप्त करने का अधिकार एक तरह से मिला है। और जब भी जहां ज़रूरत पड़े है तो उस आधार पर वहां जाकर वो उनको जो जानकारी दे स्थानीय अधिकारी, उस अनुसार वहां पर वो काम कर सके हैं। और इस जॉब कार्ड में रजिस्टर्ड व्यक्ति का नाम, मनरेगा रजिस्ट्रेशन नंबर, घर में आवेदकों की जानकारी वगैरह दी जा है और इस आधार पर फिर जो है उनको इसमें काम मिल जाए। और इसमें 14 दिन तक रोजगार ना मिलने की स्थिति में मनरेगा जॉब कार्ड धारकों को बेरोजगारी भत्ता दिए जाने का भी प्रावधान किया गया है। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को उनके निवास स्थान पर समिति रोजगार प्रदान करके जो है पलायन से रोकने का भी प्रयास किया जाए। और मनरेगा योजना के अंतर्गत जो काम करने वाले श्रमिक हैं और नागरिकों को ग्राम पंचायत के माध्यम से जॉब कार्ड जारी कराया जाए। इस योजना के तहत जो है पुरुषों के साथ साथ महिला वर्ग को भी जो है इसमें आरक्षण दिए जाने का प्रावधान कराया गया है। और ग्रामीण विकास मंत्रालय के जरिए मनरेगा योजना का संचालन कराया जाए। मनरेगा के अंतर्गत जो है जो श्रमिक का जो काम करने की जगह है उसके घर से 5 किलोमीटर की दूरी से ज़्यादा है तो श्रमिक को जो है निर्धारित पारिश्रमिक में से 10% से ज़्यादा मजदूरी भी दी जाएगी, क्योंकि वो 5 किलोमीटर से दूर जा रहा है। और श्रमिकों के हर दिन की मजदूरी जो है राज्यों के अनुसार अलग अलग है, जो उस अनुसार दी जा है। और इस योजना के माध्यम से ग्रामीण गरीबों की आजीविका के आधार को मजबूत करके ग्रामीण बुनियादी ढांचे का निर्माण करना इसका मुख्य उद्देश्य माना गया है। तो इससे जुड़ के जो है किसान भाई या जो भी बेरोजगार भाई ग्रामीण भाई हैं उनको काम नहीं मिल रहा है, वो इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सके हैं। तो जैसे जैसे जानकारी बढ़ रही है, जैसे जैसे लोगों को पता लग रहा है, काफ़ी लोग इससे जुड़ रहे हैं और इससे जुड़ के ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं। तो भाइयों यह तो करी हमने चर्चा मनरेगा के ऊपर, अब करेंगे मनोरंजन। तो आओ सुना या रागनी। पृथ्वी कहन लगी ब्रह्मा से और जान बचा लो न मेरी, और युग्रसेन का वो कंस धर्मी ऋषियों पे विपदा घेरी। पृथ्वी कहन लगी ब्रह्मा से जान बचा लो न मेरी, उग्रसेन का वो कंस धर्मी ऋषियों पे विपदा घेरी।
के युद्ध हवन तपदान छूट गए, न्यू होगी बलहीन प्रभु संध्या तर्पण अग्नि होतरी कर दिए तेरा तीन प्रभु, वेद शास्त्र उपनिषदा में करते नुक्ता तीन प्रभु, राम नाम सब का छुटवा दिया कुकर्म में लोली ने प्रभु, राम नाम सब का छुटवा दिया कुकर्म में लोली ने प्रभु। और कंस देखे शिशुपाल और जरासंध ये करते हैं हेरा फेरी, उग्रसेन का वो कंस धर्मी ऋषियों पे विपता घेरी। और गंगा जमुना तरबेणी का बंद करया स्नान प्रभु, ऋषि मुनि और संत महात्मा सह करया करें गुजरान प्रभु, मंदिर और सवाले डालिए गाल दिए घमसान प्रभु, हाहाकारी मची दुनिया में जल्दी चल भगवान प्रभु, हाहाकारी मची दुनिया में जल्दी चल भगवान प्रभु। और अमृत लोक में मैं फिरूं भरमती, अमृत लोक में मैं फिरूं भरमती, मनया के शरण लई तेरी, उग्रसेन का वो कंस धर्मी ऋषियों पे विपता घेरी। नीति और मनु समृद्धि भूल गया संसार प्रभु, को न्या ज्ञान रया दुनिया में होगी मारो मार प्रभु, को न्या ज्ञान रया दुनिया में नू हो गए अत्याचार प्रभु, हाहाकार मची दुनिया में हो रे अत्याचार प्रभु। और संत भाज के हिमालय में, संत भाज के हिमालय में और मथुरा में डूबा ढेरी, उज्जैन का वो कंस धर्मी ऋषियों पे विपता घेरी। सतयुग में ऋणाकुश माया नरसिंह रूप धर्या प्रभु, त्रेता में तने रावण माया बन के राम फिरा प्रभु, कृष्ण बन के कंस मार दे हो जा ब्रज यो हर्या प्रभु, मंगे राम रम्या सब में सेवक श्याम तेरा प्रभु, मंगे राम रम्या सब में सेवक श्याम तेरा प्रभु। और तू मथुरा में चाल पिया, और तू मथुरा में आ जाइए और गोपी जन्म घरा लेरी, उग्रसेन का वो कंस धर्मी ऋषियों पे विपता घेरी।
यह तो सुनी भाइया ने रागनी पृथ्वी कहने लगी हरि ओम की आवाज़ में। और भाइयों अब करेंगे चर्चा मौसम की जानकारी पे। तो आज का अधिकतम तापमान रहा 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम रहा 11 डिग्री सेल्सियस। हवा की गति रही 7.3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। और कल का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और भाइयों जहाँ तक कल के कृषि कार्यक्रम का सवाल है तो कल चर्चा का विषय रहेगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। और आज की नसीहत के तहत चर्चा करेंगे स्वच्छ दूध उत्पादन पे और जानकारी देंगे IYOM 2023 के अंतर्गत भारतीय विरासत में मोटा अनाज का महत्व। और भाइयों इसके बाद अब करेंगे चर्चा प्राकृतिक खेती के ऊपर कि बीज उपचार के लिए बीजामृत किस तरह से बनाया जाएगा। तो जहाँ तक बीजामृत का सवाल है प्राकृतिक खेती के अंतर्गत कि किस तरह से बीज उपचार करें, क्योंकि यहाँ भी जो है संशय रहा है किसान भाइयों के मन में कि जो रासायनिक दवाइयाँ हैं उनके जरिए तो बीज उपचार कर ले हैं, तो क्या प्राकृतिक खेती के अंतर्गत भी जो है हम क्या बीज उपचार कर सके हैं। जी भाइयों बिल्कुल कर सके हैं इसके अंतर्गत भी, और वो है विधि बीजामृत के जरिए, क्योंकि ये एक अच्छा जीवाणुनाशक है और इसके इस्तेमाल से बीज और पौधशाला में लगने वाली बीमारी को नियंत्रण कराया जा सके है। ये बात आवे कि बीजामृत तैयार किस तरह करें। तो इसके लिए जो ज़रूरी सामान चाहिएगा उसमें है 4 लीटर पानी, 1 किलो देसी गाय का गोबर, 1 लीटर देसी गाय का मूत्र, 10 ग्राम चूना और 5 ग्राम हल्दी पाउडर और 100 ग्राम गुड़ और ज़मीन के किनारे की 1 मुट्ठी मिट्टी और 15 लीटर आकार के एक ड्रम। तो गाय का 1 किलो गोबर सूती कपड़े में लेकर उसको बांध देना है और 4 लीटर पानी में 12 घंटे तक डुबा कर रखें। 50 मिलीलीटर पानी में 10 ग्राम चूना रात भर भिगो कर रखें और अगले सुबह जो है कपड़े में बंधे गाय के गोबर को पानी में 3 बार अच्छी तरह से निचोड़ लेना है। फिर इस पानी में खेत के मेड़ यानी कि जो उसकी चारों तरफ डाला है बांध की जो एक मुट्ठी मिट्टी को अच्छे से मिला देना है। और इस तरह इस घोल में 1 लीटर गोमूत्र, 5 ग्राम हल्दी पाउडर और 100 ग्राम गुड़ और चूना पानी मिला के अच्छे से मिला लें। और अब ये गोल जो है एक तरह से अच्छी तरह से कर लें और ये आपका गोल जो है बीज उपचार के लिए तैयार है। और इसमें न्यू कर लें कि शुरू में ये नीचे बैठेगा, बैठने ना दें उसको, डंडा के साथ या हाथ के जरिए उसको जो है अच्छी तरह से गोल मिला लें पानी में और उसका एक गात हो जाए, इस तरह से हो जाए। ये बात है कि बीज उपचार करना किस तरह है। तो इससे किसी भी फसल के बीजों को पौधों को जो है उपचार कराया जा सके है। अच्छी तरह से बीजों को ज़मीन या फिर बोरी पर फैला कर उपचारित करें और हाथ से अच्छी तरह से मिला दें और छाया में सुखाने के बाद इसकी बुआई करी जा सके है। पौधे की जड़ को 10 से 15 मिनट तक डुबा कर तुरंत रोपाई कर सके हैं। जो पौध तैयार कर रखी है उसके भी जो है उपचारित करके वो लगा सके हैं, रोपाई कर सके हैं। बीज या पौधा उपचार लहसुन पानी से तुरंत बना कर प्रयोग के लिए 10 ग्राम लहसुन का पेस्ट भी जो है 100 मिलीलीटर पानी में घोल लें और बीज 15 मिनट के समय तक जो है डुबा कर रखने के बाद बुआई या रोपाई कर सके हैं। देसी गौमूत्र एक जीवाणुनाशक, कीटाणुनाशक, विषाणुनाशक और एक संजीवक के रूप में जो है काम करेगा। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और दूसरे सूक्ष्म तत्व भी पाए जाए। तो 1 लीटर गौमूत्र, 500 ग्राम गाय के गोबर और ज़मीन के किनारे की 1 मुट्ठी मिट्टी को लेकर घोल बना लें और 15 मिनट के समय के अंतराल के बाद बीज डुबा के रखने के बाद जो है उसकी बुझाई या फिर रोपाई कर सके हैं। जो भी आप कर रहे हैं, जो पौधे लगा रहे हैं तो 15 मिनट तक उसकी जड़ों को उसमें डुबा लें पौध की और उसके बाद उसको रोपाई करें। या फिर न्यू कर सके हैं कि देसी गौमूत्र और 5 गुना पानी में मिला के बीज या फिर दूसरी रोपाई का सामान जो है 15 मिनट के लिए जो है डुबा के रखें। बीज निकाल कर छाया में सुखाने के बाद इनकी बुझाई करें और पौधों की रोपाई कर सके हैं जो पौधा है। तो बीज उपचार सबसे पहले तो जो बाज़ार से बीज लिया है तो 5-10 बार साधारण पानी से धो लें, क्योंकि बाज़ार से मिले बीज में जहरीले तत्व से उपचारित कराया हुआ होगा। और जो अपना घरेलू बीज इस्तेमाल कर रहे हैं तो देख कर कमज़ोर दिखने वाले बीज निकाल दें और अच्छे बीज छांट लें और फिर बीजामृत से जो है उपचारित कर लें। और उपचारित बीज खास तौर पर गोबर की परत चढ़े बीज के कई फायदे हैं। इनको पक्षी नहीं खाने, लेप होने से कई दिन तक नमी बनी रहेगी, इसलिए फूट जो है ज़्यादा होगा। और दूसरी तरफ जो बिजाई के तुरंत बाद सूखा पड़ जाए तो बीज में फुटाव नहीं होता कई बार, परंतु बीज सुरक्षित रहे और पानी मिलने पर उग जाए।
इसलिए उपचारित बीज बोने पर दोबारा बीज बोने की नौबत नहीं आनेगी। और इस तरह से जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। जो इस आधार पर आप देख कर चलेंगे कि बीजा अमृत के ज़रिए जो किसान भाई जो हैं रोपाई करेंगे पौधों की, जो पौध तैयार कर रखी है उसको उपचारित करके उनकी जड़ों को, या फिर जो बीज बो रहे हैं सीधा उस बीज को बीजामृत के ज़रिए उपचारित करके अपने खेतों में बिजाई करेंगे। या तो करीब भाइयों हमने चर्चा प्राकृतिक खेती के अंतर्गत बीज उपचार के लिए बीजामृत कैसे बनाएं, और अब करेंगे चर्चा नई फसल नई उमंग के तहत प्याज की नर्सरी तैयार करने में सावधानियों पर। तो जैसा भाई जाने हैं कि प्याज एक बहुत ही अहम फसल मानी जा है रबी मौसम की, और किसान भाई जो है इसको लगाना भी पसंद कर रहे हैं। बहुत से किसान भाई तो काफ़ी रकबे में जो है इसकी खेती कर रहे हैं, पर वो अपने अपने रुझान के ऊपर है। जो सब्जी की काश्त कर रहे हैं तो वो अच्छा पसंद कर रहे हैं, और जो दूसरी खाद्यान्न फसलों की खेती कर रहे हैं गेहूँ, धान, चना या मसरी वगैरह की, वो उसमें रुझान रखे हैं। तो प्याज रबी की एक अहम फसल मानी जाए जैसा हम जिक्र कर रहे हैं, और इसकी खेती जो है लगभग हमारे हरियाणा में भी जो है लगभग सभी हिस्सों में इसकी खेती हो जाए। और इसकी अच्छी पैदावार लेने के लिए जो है थोड़ा सा कुछ बातों की तरफ ध्यान रखना पड़ेगा, जिससे कि एक अच्छी पैदावार ले सकें और एक अच्छी नर्सरी भी तैयार कर सकें। और इसमें सबसे पहली बात यह है कि किस्म कौन सी लें। तो रबी मौसम के लिए हिसार 2 और पूसा रेड नामक किस्मों की सिफारिश करी जाए, और 1 किले के लिए लगभग 4 से 5 किलोग्राम बीज की ज़रूरत पड़ेगी। इसकी नर्सरी में बिजाई करने का जो सही समय है वो अक्टूबर से नवंबर महीने तक का है, और पौधरोपण का जो सही समय है वो दिसंबर से मध्य जनवरी यानी कि पहले पखवाड़े तक जो है जनवरी के कर सके हैं। पर जनवरी के कई बार आखिरी हफ्ते तक भी इसकी रोपाई करी जा सका है, मौसम के अनुरूप देख के थोड़ा सा आगे पीछे हो सका है, पर ज़्यादा नहीं। और खेत की तैयारी का जहाँ तक सवाल है तो 2 से 3 जुताई करके समतल क्यारियाँ और नालियाँ बना लें, उसके बाद इसकी रोपाई करें। जब बात करी हमने किस्मों की तो साथ ही सवाल ये भी उठा है कि पौध तैयार करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखें, या फिर नर्सरी तैयार करने के लिए जो प्याज की नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो उसमें बहुत ज़रूरी है कि किस आधार पर हम इसको बोने लग रहे हैं, या फिर कण जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो कैसा हो। अच्छा सही जो सिफारिश शुदा किस्में हैं, और एक अच्छे जानकारी भरोसेमंद दुकान से जो है बीज खरीदा जाए। जो घर का भी बीज है वो भी स्वस्थ हो, तभी जो है उसकी बिजाई करें। और जहाँ तक पौध तैयार करने की बात है तो पौध सुरक्षा और दूसरी खेती के कामों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए पौध की बिजाई जो है लाइनों में करनी चाहिए। 4 से 5 सेंटीमीटर के फासले पर करें। क्यारियों की चौड़ाई 60 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर, लंबाई सुविधा अनुसार रख सके हैं। 1 किले के लिए लगभग 32 से 40 क्यारियों की ज़रूरत पड़ेगी, और इसका बीज को उपचार करके ज़रूर बोएं। और जैसा हमने अभी जिक्र करा कि बीजामृत जैसे प्राकृतिक तरीके हैं उनको भी इस्तेमाल कर सकें हैं, या फिर जो दूसरी दवाइयाँ इस्तेमाल करते आ रहे हैं जैसे थीरम वगैरह, उसके ज़रिए भी जो है उपचारित कर सकें हैं। और इसके साथ साथ बिजाई के बाद बीज को सड़ी तथा छनी हुई बारीक गोबर की कंपोस्ट खाद से ढक दें। इसके बाद फुहारे से हल्की हल्की सी सिंचाई जो है हर रोज़ करें जब तक कि बीज अंकुरित नहीं होने लग रहे। पौध पूरी तरह से अंकुरित होने पर समय समय पर नालियों के जरिए जो है उसमें खुला पानी भी दे सकें। और इसके साथ साथ देखेंगे पौध बिजाई के 6 से 8 हफ्ते बाद जो है रोपाई के लिए तैयार हो जाएगी। पर उसके साथ साथ जो है समय समय पर इसके अंदर घूम फिर के देखते रहें कि कई बार खेत के या क्यारी के या गोबर की गली सड़ी खाद के ज़रिए भी कई बार आ जाए, उसमें खरपतवारों के बीज भी आ जाएं, तो उसमें चुटकी से हाथ से जो है वो उसमें खरपतवार जम रहे हैं उनको भी समय समय पर निकालते रहें। और जब उन खरपतवारों को निकाल देंगे तो देखेंगे किसान भाई कि अच्छी स्वस्थ पौध जो है उनको मिलेगी। और ज़्यादा दिनों के बाद रोपाई करने पर पौध जल्दी जो है वो जड़ नहीं पकड़ पाती, इसलिए उनमें फूल वाले डंठल ज़्यादा निकल जाएं। तो इसलिए ज़रूरी है कि समय पर इसकी रोपाई करें। 6 से 8 हफ्ते के बाद रोपाई के लिए तैयार हो जाएगी। और जब तक पौध तैयार होने लग रही है तब तक किसान भाई जो हैं अपने जहाँ पर उस पौध को हमने लगाना है, रोपाई करनी है,
उस खेत की भी तैयारी करना शुरू कर दें। और उसमें साथ में जो खेत है सारा खेत एक बराबर समतल हो। अपनी सुविधा के अनुसार आप उसमें क्यारियों की चौड़ाई रख सके हैं और लंबाई रख सके हैं, जिससे नड़ाई गुड़ाई की जो क्रियाएं हैं वो आसानी से उन क्यारियों में हो सकें। कोशिश करें कि थोड़ा उठी हुई क्यारियाँ बनावें, जिससे किसी कारण से ज़्यादा पानी आ जाए, भारी सिंचाई हो जाए, या आपने सिंचाई करी और रात ने या सवेर में पानी बरस गया, बारिश होगी, ज़्यादा पानी हो जाए, तो पानी के निकलने की भी व्यवस्था खेत के अंदर हो, ज़्यादा देर तक पानी खेत के अंदर खड़ा ना हो। तो इसलिए यह देखा जाए है कि अच्छे जल निकास वाले खेत का ही चुनाव कराया जाए कि जहाँ ज़्यादा देर तक पानी खड़ा ना रहता हो, जिससे वहाँ किसी भी प्रकार का नुकसान किसान भाइयों को ना हो, क्योंकि पौध तैयार करने में काफ़ी समय लग जाए है जहाँ तक प्याज की पौध तैयार करने की बात है। बात है कि रोपाई करने के दौरान किन बात का ध्यान रखें कि रोपाई करने के दौरान जैसा हमने जिक्र कराया था कि बेहतर रहेगा कि लाइनों में करें, और लाइन से लाइन की दूरी 15 सेंटीमीटर रखें, और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रख के जो है इसकी रोपाई कर सके हैं। फासला कम या ज़्यादा कई बार किसान भाई पौधों की संख्या बढ़ाने के लिए वो कर दें, ऐसा ना करें, नहीं तो फिर बाद में जो प्याज बैठेगा उसका आकार जो है वो छोटा हो जाएगा, जो हम पौधों की संख्या ज़्यादा करेंगे, क्योंकि जड़ वाली फसल है और खेत के अंदर वहीं विकसित होने लग रही है। थोड़ा सा फासला हमने दो पौधों के बीच में रखना पड़ेगा। और रोपाई के तुरंत बाद जो है उसके अंदर हल्की सिंचाई भी ज़रूर कर दें। और जहाँ तक खाद और उर्वरक का सवाल है, लगभग 20 टन गोबर या कंपोस्ट की खाद जो है वो जब खेत तैयार करने थे उसी टाइम खेत तैयारी के दौरान ले लें। और नाइट्रोजन की आधी मात्रा 25 किलोग्राम, और फास्फोरस जो है 20 किलोग्राम, और पोटाश 10 किलोग्राम प्रति किले के हिसाब से जो है खेत में नीचे मिट्टी में ही खेत की तैयारी के दौरान दे दें। और बाकी बची मात्रा नाइट्रोजन की जो है 2 बार में 30 दिन के अंतर पर जो है ऊपर से छिंटे के जरिए दे सके हैं। पौधों की बढ़वार के समय से पहले जो है 2 महीने तक सिंचाई का अंतर ज़्यादा रखें, और जिस समय गांठा बढ़ रही हों उस समय सिंचाई थोड़ा जल्दी करें, क्योंकि आगे चल कर जिन दिनों गांठा विकसित होने लग रही होंगी आप देखेंगे थोड़ा तापमान में भी उन दिनों बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाए, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता उन दिनों में पड़ेगी, तो जल्दी आखिर में जाकर सिंचाई करनी पड़ेगी। और लगभग जो है कुल मिलाकर देखा जाए हल्की सिंचाइयों की बात करें तो रबी की फसल में 10 से 15 हल्की सिंचाइयों की ज़रूरत पड़े है। और इस तरह से आप देखेंगे कि समय समय पे उसमें निराई गुड़ाई भी करते रहें, और उसके साथ साथ हल्की खुरपी निकालते रहें। और जहाँ कहीं हल्का सा दिखाई दे रहा है कि भाई ज़्यादा जड़ नंगी हो रही है तो उसके ऊपर मिट्टी भी चढ़ा सके हैं, जिससे किसी प्रकार की जो पौधे में दिक्कत ना आवे और वो जड़ पकड़ के जो है अच्छी तरह से विकसित होता रहे, बढ़वार अपनी करता रहे। और उस दौरान ये ध्यान रखना है कि भाई खुरपी जो है जड़ों पर ना लगे, काटे ना। कई बार जल्दबाजी में खुरपी चला जाए खरपतवार निकालते हुए, तो उसमें जो गांठे हैं वो भी कटनी शुरू हो जाएं, जिससे कि काफ़ी नुकसान जो है आगे चल कर फिर देखा जाए जो एक खेत में ज़्यादा पौधे कट जाएंगे, या ऊपर से जड़ कट जाएगी, या ऊपर से उसकी गुंफा हैं वो कट जाएंगी, तो उससे प्याज की फसल को नुकसान हुआ है। तो आराम से सहज मन से जो है उसके अंदर निराई गुड़ाई करेंगे तो एक अच्छी प्याज की फसल अपने खेत से किसान भाई ले सकेंगे। तो भाइयों यह तो करी हमने चर्चा नई फसल नई उमंग के तहत प्याज की नर्सरी तैयार करने में सावधानियों पर, और इसी के साथ हमारे आज के अन्नदाता कार्यक्रम का समय समाप्त होया। तो वीरेंद्र भाई ने इजाज़त दो। अच्छा भाइयों, राम राम।